कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। वह दीवार पर अपना नाम और जन्म की जानकारी लिखती है। इसके बाद वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि उसे ऐसा तरीका मिल गया है जिससे कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। उसकी इच्छा बहुत सीधी है। वह चाहती है कि जिन लोगों ने उसे परेशान किया वे सब मर जाएं। इतना कहने के बाद वह अपनी जान ले लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। 3 साल बाद कहानी हमें सिया नाम की एक लड़की से मिलवाती है। वह एक शानदार एथलीट है और उसका भविष्य काफी उज्जवल माना जाता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है। हर सुबह वह अपने बॉयफ्रेंड जियानवू के साथ स्कूल जाती है। रास्ते में दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है। एक दिन क्लास में टीचर मैथ टेस्ट के रिजल्ट बताते हैं। वह कहते हैं कि 2 छात्रों ने पूरे नंबर हासिल किए हैं। पहला नाम हाजुन का होता है जो हमेशा क्लास में टॉप करता है, इसीलिए किसी को हैरानी नहीं होती। लेकिन दूसरा नाम सुनते ही पूरी क्लास चौंक जाती है। यह ह्योंग वुक होता है जो आमतौर पर सबसे कमजोर छात्रों में गिना जाता है। सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। तब वह अपना फोन निकालकर एक ऐप दिखाता है जिसका नाम गिरिगो है। वह दावा करता है कि इसी ऐप की मदद से उसकी इच्छा पूरी हुई और उसे फुल मार्क्स मिले। जाहिर है कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि वह मजाक कर रहा है। जियानवू भी ऐप स्टोर में उसे खोजने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ ऐसा कोई ऐप नहीं मिलता। फिर भी ह्योंग वुक गंभीरता से सबको उसका डाउनलोड लिंक भेज देता है। जिज्ञासा में आकर जियानवू ऐप इंस्टॉल कर लेता है। जैसे ही ऐप खुलता है फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। ह्योंग वुक बताता है कि पहले कागज पर अपना नाम और जन्म की जानकारी लिखनी होती है। फिर उसे कैमरे के सामने दिखाकर अपनी इच्छा बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। वीडियो भेजने के बाद इच्छा पूरी हो जाती है। यह सुनकर सबको बात और भी अजीब लगती है। कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब सभी चले जाते हैं तो ह्योंग वुक के फोन पर अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यह कोई साधारण टाइमर होगा, इसलिए वह ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आने वाला होता है। पार्टी से पहले नारी सिया से अकेले में ह्योंग वुक की शिकायत करती है। नारी एक अमीर परिवार से आती है और हमेशा उसे नीची नजर से देखती रही है। उसके लिए ह्योंग वुक बस एक बेकार और बोरिंग लड़का है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं। तभी सामने ह्योंग वुक आ जाता है। माहौल संभालने के लिए नारी झूठ बोल देती है कि वे उसके बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी। लेकिन जब वह ह्योंग वुक को सॉसेज खाते देखती है तो उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देती है। ह्योंग वुक ऊपर से मुस्कुराता रहता है लेकिन उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। क्लास में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। उसे बार बार वही बातें याद आती रहती हैं। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसके अपने दोस्त भी उसे इतना छोटा समझते हैं। उस रात भी वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। खुद को शांत रखने के लिए वह लगातार दवाइयां खाता रहता है। तभी उसके पास सिया का कॉल आता है लेकिन फोन उठाते ही उसे दोस्तों की हंसी सुनाई देती है। वे सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनके लिए वह सिर्फ एक चिपकू लड़का है जो हमेशा उनके पीछे घूमता रहता है। ये बातें सुनकर ह्योंग वुक अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी। लेकिन सच यह है कि वह कॉल सिया ने किया ही नहीं था। उस समय वह जिम में देर रात तक अभ्यास कर रही होती है। कुछ समय पहले उसके कोच ने बताया था कि उसका चयन नेशनल टीम में हो गया है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह सबसे पहले यह खुशखबरी जियानवू को बताती है। वह भी बहुत खुश हो जाता है और जश्न मनाने के लिए फ्राइड चिकन खरीद लाता है। इसी बीच सिया को ह्योंग वुक की कई मिस्ड कॉल्स दिखाई देती हैं। वह तुरंत उसे वापस कॉल करती है। ह्योंग वुक अपनी नाराजगी छिपाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। सिया माफी मांगते हुए बताती है कि नेशनल टीम की वजह से इस वीकेंड से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो रही है। यह सुनकर ह्योंग वुक नाराज होकर फोन काट देता है। लेकिन सिया को एक बात अजीब लगती है। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वह पार्टी में नहीं आ पाएगी। फिर ह्योंग वुक को यह बात पहले से कैसे पता थी। सिया को उदास देखकर जियानवू अचानक एक कागज पर उसका नाम और जन्म की जानकारी लिखता है। फिर वह गिरिगो ऐप खोलता है और इच्छा मांगता है कि कोच ट्रेनिंग को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दे। वीडियो भेजते ही स्क्रीन पर एक रहस्यमयी निशान दिखाई देता है। अगली सुबह सिया और जियानवू हमेशा की तरह स्कूल पहुंचते हैं लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। नारी आज रास्ते में दिखाई नहीं देती। क्लास में पहुंचकर सिया देखती है कि ह्योंग वुक अपनी डेस्क पर झुका हुआ है। उसका हाथ फोन पर कसकर रखा हुआ है और वह कमरे के एक खाली कोने को घूर रहा है। अचानक उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। उस पर 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। दोस्त तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वह सामान्य दिखने लगता है लेकिन अचानक वह पेंसिल केस से यूटिलिटी नाइफ निकाल लेता है। जियानवू उसे रोकने दौड़ता है लेकिन ह्योंग वुक उसे धक्का देकर दूर कर देता है। उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगता है जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। आखिर में वह खुद पर काबू खो देता है और सीधे सिया की तरफ भागता है। किस्मत से सिया को कोई चोट नहीं लगती लेकिन ह्योंग वुक लगातार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहता रहता है, मुझे बचाओ। फिर जैसे ही काउंटडाउन खत्म
होता है वह सबके सामने अपनी जान ले लेता है। यह नजारा देखकर पूरी क्लास सदमे में चली जाती है। सबसे ज्यादा टूट जाती है सिया। कई साल पहले वह अपने माता पिता को खो चुकी थी। बाद में उसकी आंटी ने उसे अपने पास रख लिया था। एक दिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात जियानवू से हुई थी, जो उसी बिल्डिंग में रहता था। बाद में पता चला कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल में कुछ लड़कियां सिया को बदकिस्मत कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। तभी जियानवू उसके पक्ष में खड़ा हुआ था। उसने सबको बताया था कि सिया 3 बार की स्पोर्ट्स चैंपियन है और एक दिन ओलंपिक स्टार बनेगी। नारी ने भी उससे दोस्ती की थी और कहा था कि उसे ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसी ने हाजुन से भी उसकी मुलाकात करवाई थी, जिसे पहली नजर में ही सिया पसंद आ गई थी। वहीं सामने बैठा ह्योंग-वुक उसे एक छोटा सा की चेन गिफ्ट करता है। सभी उससे वादा करते हैं कि वे उसका साथ देंगे। उस दिन के बाद पांचों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं में से एक दोस्त इतनी दर्दनाक मौत मर चुका है। अपने बैग पर टंगा वही की चेन देखकर सिया की आंखें भर आती हैं। इसके बाद कहानी पिछली रात पर लौटती है। सिया ह्योंग-वुक के घर जाती है। वह पार्टी में न आ पाने के लिए माफी मांगती है और बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे देती है। उसकी सच्चाई देखकर ह्योंग-वुक को महसूस होता है कि शायद फोन पर उसका मजाक उड़ाने वाली लड़की सच में सिया नहीं थी। वह उसे उस अजीब कॉल के बारे में बताता है और गलत फहमी के लिए माफी भी मांगता है। उधर पूरा स्कूल अभी भी उसकी मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया होता। तभी कोच सिया के पास आता है। वह उसे दिलासा देता है और कहता है कि अगले दिन की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई है ताकि वह घर पर आराम कर सके। तभी सिया को अचानक एक बात याद आती है। सिर्फ एक दिन पहले ही जियानवू ने ऐप में इच्छा मांगी थी कि उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। अब उसे डर लगने लगता है कि अगर वह इच्छा सच हो गई तो जियानवू का भी वही हाल हो सकता है जो ह्योंग-वुक का हुआ था। वह तुरंत अपना फैसला बदल देती है और कोच से कहती है कि ट्रेनिंग बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही होनी चाहिए। उसी समय ऊपर से एक लोहे की प्लेट अचानक नीचे गिर जाती है। यह देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। सिया भागकर क्लासरूम पहुंचती है और सीधे जियानवू से पूछती है कि क्या उसके फोन पर भी कोई काउंटडाउन दिख रहा है। जैसा वह सोच रही थी वैसा ही होता है। अब सिया एक डरावने नतीजे पर पहुंचती है। उसे लगता है कि जैसे ही किसी की इच्छा पूरी होती है उसके बाद वह इंसान अपनी जान ले लेता है। लेकिन नारी इस बात पर यकीन नहीं करती। उसके हिसाब से कोई ऐप किसी को मार नहीं सकता। उसे तो यहाँ तक शक होने लगता है कि शायद सिया ही इन सब घटनाओं के पीछे है। बहस बढ़ती जाती है। तभी सिया का सब्र टूट जाता है। उसने पहले ही अपने माता पिता को खोया है। अब उसकी आंखों के सामने एक और दोस्त मर चुका है। इसीलिए वह किसी अलौकिक ताकत पर भरोसा करना ज्यादा आसान समझती है, बजाय इसके कि अपने आसपास लोगों को एक एक करके मरते देखे। उधर हाजुन ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है। वह जियानवू का फोन रीस्टार्ट भी करता है, लेकिन फोन ऑन होते ही ऐप फिर से वापस आ जाता है। अब सभी लोग तय करते हैं कि वे सिया के घर पर इकट्ठा होकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। घर लौटते समय जियानवू अपने जैकेट से सिया के कपड़ों पर लगा खून छिपा देता है। रास्ते में सिया उससे दिल की बात करती है। वह बताती है कि माता पिता की मौत के बाद उसने लगभग अपना एथलीट बनने का सपना छोड़ दिया था, लेकिन जियानवू ने हमेशा उसका साथ दिया। उसी की वजह से वह आगे बढ़ पाई। इसलिए उसे लगता है कि जब तक जियानवू उसके साथ है वह किसी भी अंधेरे का सामना कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जियानवू के पास सिया का कॉल आता है। फोन पर आवाज सिया जैसी ही होती है, लेकिन उसका लहजा बेहद ठंडा और ताना मारने वाला होता है। जियानवू तुरंत नीचे दौड़ता है, मगर तब तक कॉल कट चुका होता है। वह पूरी तरह भरोसा करता है कि असली सिया ऐसा कभी नहीं बोल सकती। तभी सिया को याद आता है कि ह्योंग-वुक ने भी कहा था कि उसे उसके नाम से ऐसा ही एक अजीब कॉल आया था। कुछ देर बाद हाजुन, नारी और बाकी लोग सिया के घर पहुंच जाते हैं। हाजुन ऐप का सोर्स कोड चेक करता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। फिर वह काउंटडाउन वाले हिस्से को हटाने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इससे सब रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही फोन दोबारा चालू होता है जियानवू अचानक अपनी आंख को बुरी तरह रगड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंख लाल हो जाती है। डर के मारे वह कमरे के एक खाली कोने की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, मुझसे दूर रहो। फिर उसकी उंगली खुद ब खुद उसकी आंख की तरफ बढ़ने लगती है। अगले ही पल एक भयानक औरत जैसी परछाई झलकती है। जियानवू पूरी तरह काबू खो देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह आसपास मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है। जब हाजुन खतरे में पड़ जाता है तब सिया मजबूर होकर पीछे से वार करती है और जियानवू को बेहोश कर देती है। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वह होश में नहीं आता। अब सिया पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। इस समय तक नारी भी मान लेती है कि यह ऐप साधारण नहीं है और इसके पीछे कोई खतरनाक चीज जरूर छिपी है। उधर हाजुन लगातार कोड खंगालता रहता है और किसी समाधान की तलाश करता है। तभी उसकी बहन हेडसाल का कॉल आता है। वह उसे सख्त चेतावनी देती है कि इस ऐप से दूर रहे। वह कहती है कि सारी मुसीबत इसी चीज को छूने से शुरू हुई है। हेडसाल बताती है कि यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक श्राप है। ऐसा माध्यम जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक अभिशाप पहुंचाता है। इसका कोई तय रूप नहीं होता। फोटो, वीडियो या कोई भी चीज इसका जरिया बन सकती है। बस
बस उसमें एक खास इच्छा या भावना जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हेटसाल के पीछे मौजूद सफेद सांप कुछ अजीब हरकत करने लगता है। ये देखकर वह तुरंत हाजुन को चेतावनी देती है कि सिया खतरे में है। उधर हॉस्पिटल में जियान वू की हालत और बिगड़ जाती है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। उसे बचाने के लिए सिया एक बड़ा जोखिम उठाती है। वह खुद ऐप इंस्टॉल करती है और वीडियो रिकॉर्ड करके इच्छा मांगती है कि जियान वू फिर से सामान्य हो जाए। जब तक हाजुन वहां पहुंचता है तब तक वीडियो भेजा जा चुका होता है। सिया को लगता है कि जो लोग इच्छा मांगते हैं वे किसी ऐसी चीज को देखने लगते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते। इसलिए वह जानबूझकर खुद पर श्राप लेती है ताकि सच का पता लगाया जा सके और इसे खत्म करने का रास्ता मिल सके। कुछ ही देर में उसके फोन पर भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है और चमत्कारिक तरीके से जियान वू की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद हाजुन बताता है कि उसकी बहन एक शमन है। वह फैसला करता है कि सिया को उसी के पास ले जाना चाहिए। वे लोग एक सुनसान इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। घने जंगलों से गुजरने के बाद आखिरकार वे हेटसाल के घर पहुंचते हैं। वहां उसके साथ उसका असिस्टेंट और बॉयफ्रेंड बेंगुल भी रहता है। जैसे ही सिया आंगन में कदम रखती है उसके फोन पर जियान वू का कॉल आता है। फोन पर वह बहुत घबराया हुआ लगता है और बार बार पूछता है कि वह कहाँ है। लेकिन हेटसाल को तुरंत कुछ गलत महसूस होता है। वह सिया को कॉल उठाने से रोक देती है और सचमुच कुछ ही सेकंड बाद फोन पर मौजूद शख्स अपना असली रूप दिखा देता है। वह पागलों की तरह चीखने लगता है और धमकी देता है कि वह जियान वू को बेहद दर्दनाक मौत देगा। इसी बीच सिया का शरीर अचानक जाम हो जाता है। वह हिल भी नहीं पाती, सिर्फ उसकी आंखें ही इधर उधर घूम सकती हैं। यह देखकर हेटसाल तुरंत बेंगुल को भूसे की रस्सी लाने को कहती है और सिया को कसकर बांध दिया जाता है। जैसे ही फोन उसके हाथ से गिरता है वह बेहोश हो जाती है। क्योंकि उसकी आत्मा फंस चुकी होती है, हेटसाल तुरंत उस फोन को पवित्र पानी में डाल देती है। फिर वह एक मुखौटा और धनुष निकालती है। साथ ही अपने भाई को सख्त हिदायत देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह घर से बाहर नहीं निकलेगा। आंगन में सिया को भूसे की चटाई पर लिटा दिया जाता है। हेटसल उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कती है और दोनों की कलाई एक पतले धागे से बांध देती है। जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं सिया की आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाग जाती है। हेटसल उसे बताती है कि उसकी आत्मा उसी जगह फंसी हुई है जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे एक एक करके 3 कमरों को पार करना होगा। वास्तविक दुनिया में बेंगुल पहली अगरबत्ती जलाता है और उसी समय श्राप वाली दुनिया में पहला दरवाजा दिखाई देता है। हेटसाल उसे बहुत गंभीरता से चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर सिया उसे देख लेती है तो वह आत्मा भी उसे देख लेगी और उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर हेटसाल अंधेरे में गायब हो जाती है। डरी हुई सिया हिम्मत जुटाती है और पहला दरवाजा खोल देती है। अंदर उसका स्कूल दिखाई देता है। एक एक करके सारी लाइटें बंद होने लगती हैं। तभी इन्फर्मरी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सिया धीरे धीरे अंदर जाती है लेकिन वहाँ उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मजबूर होकर वह पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए फिर से गलियारे में लौटने लगती है। तभी उसके पीछे से ह्योंग वुक की आवाज सुनाई देती है। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भागने लगती है लेकिन सामने ह्योंग वुक दिखाई देता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वह पूरी रफ्तार से सिया की तरफ दौड़ रहा होता है। अगले ही पल ह्योंग वुक अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और सिया से उसे बचाने की गुहार लगाने लगता है। सिया घबराकर खिड़की की तरफ भागती है लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वह इस जगह से निकल ही नहीं सकती। पूरा इलाका एक लूप की तरह बार बार खुद को दोहरा रहा है। तभी ह्योंग वुक फिर से उसके पीछे आ खड़ा होता है और एक बार फिर उसी डरावने तरीके से उसकी आंखों के सामने मर जाता है। इस बार सिया को साफ समझ आ जाता है कि यह उसका दोस्त नहीं है बल्कि कोई और चीज उसका रूप लेकर उसे डराने की कोशिश कर रही है। वह अपने डर पर काबू पाती है और पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह हिम्मत दिखाती है पूरा भ्रम टूटने लगता है और वह पहला कमरा पार करने में कामयाब हो जाती है। उधर असली दुनिया में बेंगुल दूसरी अगरबत्ती जला देता है। उसी समय सिया खुद को एक भयानक कार एक्सीडेंट वाली जगह पर पाती है। वहाँ उसके माता पिता पड़े होते हैं। उसकी माँ उसे कसकर पकड़ लेती है और प्यार के सहारे वहीं रोकने की कोशिश करती है। असल दुनिया में हेटसाल सिया की कलाई से बंधे धागे को जोर से खींचती है ताकि उसकी चेतना वापस लौट सके। सिया अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही होती है। उसका मन करता है कि कुछ देर और अपने माता पिता के साथ रहे, लेकिन उसे याद आता है कि अगर वह यहीं रुक गई तो बाहर उसके दोस्त एक एक करके मर सकते हैं। आखिरकार वह अपने दिल पर पत्थर रखती है, माँ का हाथ छोड़ती है और जोरदार धमाके के बीच अगले दरवाजे की तरफ दौड़ जाती है। अचानक सिया की आंख खुलती है। सामने बेंगुल और हाजुन को देखकर उसे लगता है कि वह असली दुनिया में वापस आ गई है। लेकिन तभी हेटसाल की आवाज फिर सुनाई देती है। वह बताती है कि सिया अभी भी श्राप वाली जगह के तीसरे कमरे में फंसी हुई है। अब उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बेंगुल कुछ और ही कहता है। वह सिया से पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है ताकि वह उस डरावनी चीज को पहचान सके और खत्म कर सके। तभी हाजुन भी डरे हुए चेहरे के साथ पीछे इशारा करता है। वह बताता है कि सिया को बचाने के लिए उसने भी एक इच्छा मांगी थी। अपने दोस्त को बचाने की चाह में सिया आखिरकार पीछे मुड़कर देख लेती है, लेकिन उसका यह
यह फैसला बहुत भारी पड़ता है। उस आत्मा की नजर अब हेडसाल पर पड़ जाती है और उसकी बनाई सारी सुरक्षा लगभग बेकार हो जाती है। अब हेडसाल को खुद उस खतरनाक ताकत का सामना करना पड़ता है। इधर बैंगुल तीसरी अगरबत्ती जलाने की तैयारी करता है। उनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। अगर तब तक वे बाहर नहीं निकले तो सभी की जान जा सकती है। उधर सिया खुद को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में पाती है। उसकी कलाई का सफेद धागा धीरे धीरे लाल रंग का हो जाता है। अगले ही सेकंड ऊपर से खून से सने अनगिनत गुड्डे गिरने लगते हैं। वह देखती है कि धागे का दूसरा सिरा एक लाल रंग के फोन से जुड़ा हुआ है। जब लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी अचानक एक तीर आकर धागे को काट देता है। उसी समय हेडसाल अंधेरे से निकल कर आती है, सिया का हाथ पकड़ती है और आखिरी पल में उसे तीसरे दरवाजे के पार खींच ले जाती है। कुछ देर बाद सिया आखिरकार असली दुनिया में होश में आ जाती है, लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई। हेडसाल बताती है कि उसने दूसरी दुनिया से जुड़ा रास्ता सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद किया है। अगर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उन्हें उस चीज को ढूंढना होगा जिसमें इस भयानक श्राप की असली ताकत छिपी हुई है। हेडसाल को पूरा शक है कि वह चीज वही लाल फोन है जिसे सिया ने देखा था। जब तक वह फोन नहीं मिलेगा और नष्ट नहीं होगा, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। सिया की सुरक्षा के लिए हेडसाल उसे एक खास ब्रेसलेट देती है। वह सख्त चेतावनी देती है कि अगर यह कभी टूट जाए तो उसे तुरंत वापस लौटना होगा। किसी वजह से हेडसाल खुद घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वह बैंगुल को दोनों बच्चों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देती है। इसके बाद हाजुन फैसला करता है कि ह्योंग वुक के कंप्यूटर में कुछ सुराग ढूंढे जाएं। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि ह्योंग वुक अक्सर एक सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता था। उसकी आखिरी लॉगिन वही दिन थी जो मैथ टेस्ट से ठीक पहले का था। तभी अचानक सुसान नाम के एक यूजर का मैसेज आ जाता है। हाजुन ह्योंग वुक बनकर उससे बात करना शुरू कर देता है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि यही व्यक्ति ह्योंग वुक को गिरिगो ऐप तक लेकर गया था। सच्चाई जानने के लिए हाजुन उससे मिलने का इंतजाम करता है, लेकिन जैसे ही सुसान वहां पहुंचता है उसे समझ आ जाता है कि यह जाल है और वह भागने की कोशिश करता है। किस्मत से सिया एक शानदार एथलीट है। वह अपनी तेज रफ्तार और लंबी छलांग की मदद से उसे पकड़ लेती है। दबाव पड़ने पर सुसान सच उगल देता है। वह बताता है कि यह ऐप स्कूल के फोरम पर मौजूद एक भूतिया कहानी से जुड़ा था। हालांकि वह पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है क्योंकि उसने नियम तोड़े थे। सुसान को पूरी बात याद नहीं, लेकिन उसे इतना याद है कि कहानी में 2 लड़कियों का जिक्र था। उनमें से एक किसी पागल शमन की बेटी बताई गई थी। इस सुराग के आधार पर हाजुन इंटरनेट पर खोजबीन करता है और दोनों लड़कियों की तस्वीरें ढूंढ निकालता है। सुसान उन्हें पहचान लेता है। बाईं तरफ वाली लड़की का नाम सीवान है और दूसरी लड़की हाय रियांग है। तभी सिया को पिछली रात का अपना डरावना सपना याद आता है। उसे एहसास होता है कि सपने में दिखाई देने वाली दोनों लड़कियां यही थीं। इसके बाद तीनों सारी जानकारी हेडसाल को बताते हैं और उस पुराने मंदिर की तलाश शुरू कर देते हैं जहां वह शमन रहता था। पूरा दिन खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। रात होने पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग दुकानदार महिला से होती है। वह उन्हें मंदिर का सही पता बता देती है। साथ ही बताती है कि उसने उस शमन के परिवार को आखिरी बार 3 साल पहले देखा था। जब सिया और सवाल पूछती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। शमन की बेटी हाय रियांग नहीं बल्कि सीवान थी। उसकी बताई दिशा पर चलते हुए तीनों आखिरकार मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह जगह काफी समय से वीरान पड़ी होती है। सुरक्षा के लिए बैंगुल दोनों बच्चों को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। वह उनके पैरों के चारों तरफ एक घेरा बनाता है और नमक बिखेर देता है ताकि सुरक्षा मजबूत हो जाए। वह बार बार समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। ये कहकर वह अकेले मंदिर के अंदर चला जाता है। अंदर हर तरफ अजीब ताबीज, डरावनी चीजें और रहस्यमयी सामान रखा होता है। जांच करते हुए उसे एक दीवार पर शक होता है। वॉलपेपर हटाने पर उसे ढेर सारे ताबीज और एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वह सावधानी से ऊपर अटारी में पहुंचता है। वहां फर्श पर नरक जैसा एक मॉडल बना होता है। कमरे के बीचों बीच एक खौफनाक अनुष्ठान का घेरा बना हुआ है, जैसे किसी बेहद खतरनाक चीज को वहां बंद करके रखा गया हो। इतनी डरावनी जगह देखकर बैंगुल भी असहज हो जाता है। उधर बाहर सिया से गलती हो जाती है और वह सुरक्षा घेरे से बाहर कदम रख देती है। थोड़ी दूर उसे ह्योंग वुक की आत्मा दिखाई देती है। वह जमीन के एक खास हिस्से की तरफ इशारा कर रही होती है, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहती हो। सिया अनजाने में उसकी तरफ बढ़ जाती है। घास के बीच उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म और सीवान ऑफ ह्योंग की एक पुरानी फोटो मिलती है। उसी समय मंदिर के अंदर बैंगुल के हाथ में मौजूद कंपास अचानक अजीब तरह से घूमने लगता है। यह देखकर बैंगुल तुरंत मंदिर से बाहर भागता है और सिया हाजुन के पास पहुंच जाता है। बाद में जब वे उसकी खींची हुई तस्वीरें देखते हैं तो हेडसाल एक जरूरी बात समझ जाती है। उसे लगता है कि यह सब किसी एक इंसान का काम नहीं था, लेकिन वह अभी भी यह तय नहीं कर पाती कि यह पूरा सेटअप किसी को बचाने के लिए बनाया गया था या किसी पर श्राप डालने के लिए। उसी दौरान उसकी नजर फोटो के बैकग्राउंड पर पड़ती है। वह जगह बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी जगह सिया ने उस श्राप वाली दुनिया में देखी थी। हेडसाल अंदाजा लगाती है कि उन दोनों लड़कियों में से किसी एक ने वहीं पर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया होगा और बहुत मुमकिन है कि श्राप वाला लाल फोन भी उसी जगह छिपा हुआ हो। तभी हाजुन
हाजुन एक अहम बात बताता है। वह कहता है कि ज्यादातर वीडियोस में लोकेशन डेटा सेव रहता है। अगर वे सर्वर से उस वीडियो की ओरिजिनल फाइल निकाल लें तो उन्हें ठीक ठीक पता चल सकता है कि वह वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। उस सर्वर में सिर्फ रजिस्टर्ड डिवाइसेस से ही लॉगिन किया जा सकता है। तभी सिया को अचानक कुछ याद आता है। उसे वही लॉगिन स्क्रीन कोच के कंप्यूटर पर दिखाई दी थी। ये सुनते ही तीनों तुरंत स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। बैंगुल बाहर निगरानी करने लगता है, जबकि सिया और हाजुन चुपके से कोच के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ कंप्यूटर की मदद से वे सर्वर तक पहुँच जाते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। गिरिगो पहले कोई श्राप वाला ऐप नहीं था। ये एक साधारण ऐप था जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपटीशन में भी इस्तेमाल किया गया था। सर्वर के अंदर उन्हें कई विश वीडियोस मिलते हैं। इन्हीं में एक वीडियो नारी का भी होता है। उस वीडियो में नारी इच्छा मांगती है कि ह्योंग-वुक जल्द से जल्द मर जाए। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच नारी और जियान-वू भी चुपचाप स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब कहानी पिछली रात की तरफ जाती है। नारी एक नाइट क्लब में गई थी। वहाँ शराब पीने के बाद उसने मजाक मजाक में उस ऐप का जिक्र किया जो इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग उस ऐप के बारे में जानते निकलते हैं। वहीं उसकी मुलाकात डोंग जे नाम के लड़के से होती है। वह बताता है कि शुरुआत में इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एक लड़की के साथ मजाक करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में वह लड़की सच में मर गई। नारी फिर भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। वह वहीं अपना नाम और जन्म तिथि लिखती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है और इच्छा मांगती है कि ह्योंग-वुक और डोंग जे दोनों मर जाएं। उस वक्त उसे यह सब सिर्फ मजाक लगता है, लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वह अपनी आंखों से ह्योंग-वुक की मौत देख लेती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसके तुरंत बाद उसके फोन पर 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। नारी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वह सोशल मीडिया खोलती है। वहाँ खबर चल रही होती है कि डोंग जे भी मर चुका है। अब उसे यकीन होने लगता है कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ देर बाद उसके दोस्त ह्योंग-वुक की मौत को लेकर बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर नारी एक और डरावना नतीजा निकालती है। उसे लगता है कि उसके फोन पर चल रहा काउंटडाउन दरअसल उसकी अपनी बची हुई जिंदगी का समय है। घबराकर वह उसी लड़की को ढूंढती है जिसके साथ वह पिछली रात क्लब में थी। इस बार वह उससे सख्ती से सवाल करती है और सच बताने के लिए मजबूर कर देती है। आखिरकार वह लड़की सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि इस ऐप के पीछे दो लड़कियों की कहानी छिपी हुई है। एक लड़की का नाम सीवान था और दूसरी का नाम हेर-युंग। उसके मुताबिक सीवान ने ही यह ऐप बनाया था ताकि वह हेर-युंग को परेशान कर सके और उसे निशाना बना सके। उस लड़की के मुताबिक उसी ऐप की वजह से हेर-युंग की मौत हुई थी। वह नारी से कहती है कि अगर उसे पूरी सच्चाई जाननी है तो उसे सीवान के बारे में पता करना होगा, क्योंकि ऐप सिर्फ उसी ने नहीं बनाया था बल्कि वह एक शमन की बेटी भी थी। स्कूल खत्म होने के बाद नारी सिया के घर पहुंचती है। वहां सभी दोस्त मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस डरावने काउंटडाउन को कैसे रोका जाए, लेकिन तभी जियान-वू का व्यवहार अचानक अजीब होने लगता है। उसी समय नारी को भी एक डरावनी औरत का भूत दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वह उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ देर बाद नारी बहाना बनाती है कि वह अपना बैग भूल गई है। इसी बहाने वह सिया से घर का पासवर्ड निकलवा लेती है। फिर चुपके से वापस अंदर घुस जाती है और वह फोन ढूंढ निकालती है जिसे जियान-वू ने कैबिनेट के नीचे छिपाया था। फोन देखते ही वह हैरान रह जाती है। जियान-वू का काउंटडाउन पूरी तरह रुक चुका होता है और सबसे चौंकाने वाली बात, उसी पल नारी का काउंटडाउन भी रुक जाता है। बाद में हॉस्पिटल पहुंचकर नारी को पता चलता है कि जियान-वू लगभग 1 घंटे पहले होश में आ चुका है। वह तुरंत सिया के कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक बुकलेट मिलती है जिसमें विश ऐप के पूरे नियम विस्तार से लिखे हुए होते हैं। नारी ध्यान से अब तक हुई सारी घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है। वह ह्योंग-वुक की मौत के बाद से लेकर अब तक हर बात पर नजर डालती है। तभी उसे एक पैटर्न समझ आता है। जब भी कोई नया इंसान विश मांगता है, उससे पहले वाले इंसान का काउंटडाउन रुक जाता है। वह यह बात तुरंत सिया को बताना चाहती है, लेकिन इसी बीच बुरी आत्मा नया खेल खेल देती है। वह सिया बनकर जियान-वू के फोन पर मैसेज भेजती है। मैसेज में लिखा होता है कि उसे काउंटडाउन रोकने का तरीका मिल गया है, लेकिन उसी मैसेज में यह भी लिखा होता है कि नारी को कुछ मत बताना, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं बच सकते। जब नारी को यह पता चलता है तो उसे लगता है कि उसके अपने दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं। वह गुस्से से भर जाती है। उस रात एक लाल रंग का कीड़ा धीरे धीरे उसकी आंख के अंदर घुस जाता है। अगले दिन जियान-वू सिया के घर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात नारी से हो जाती है। वह बताता है कि उसने एक औरत का भूत देखा था। उसके चेहरे पर लंबा सा निशान था और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह नारी से कहता है कि दोनों स्कूल चलकर उसकी पहचान की पुष्टि करें। कुछ देर बाद दोनों चुपके से स्कूल की इन्फर्मरी में पहुंच जाते हैं और पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं। वहां उन्हें एक लड़की की जानकारी
मिलती है जिसका नाम सी था। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर लंबा निशान था। उसी दौरान जियानवू अचानक नारी से पूछता है कि क्या उसने भी सच में वही भूत देखा था। वह बताता है कि जब उसने नारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। पूरे वीडियो में कैमरा एक खाली कोने की तरफ था, वहाँ कोई भूत दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह सुनते ही नारी बुरी तरह भड़क जाती है। वह पूछती है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। फिर वह सिया के भेजे हुए मैसेजेस दिखाती है और उस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाती है, लेकिन जियानवू उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि आज सुबह ही उसने अपने फोन प्रोवाइडर के पास जाकर अपना नंबर बंद करवा दिया था। इसका मतलब है कि अब उस नंबर पर कोई मैसेज या कॉल नहीं आ सकती, इसलिए वे मैसेजेस सिया ने भेजे ही नहीं हो सकते थे। नारी अभी यह बात समझ ही रही होती है कि अचानक वही लाल कीड़ा फिर उसकी आंख में घुस जाता है। वह अपना आपा खो बैठती है। हाथापाई में जियानवू घायल हो जाता है। इसके बाद नारी वहां से भाग जाती है और जाते जाते जियानवू को स्कूल के अंदर बंद कर देती है। जियानवू मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन नारी बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। अंदर फंसा जियानवू फायर एक्सटिंग्विशर से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी अचानक सीवान का भूत फिर उसके सामने आ जाता है। वह पागलों की तरह हंसने लगता है और जियानवू को डराना और सताना शुरू कर देता है। उधर स्कूल के बाहर बैंगुल को अपने कंपस में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत अंदर भागता है और समय रहते जियानवू को बचा लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद कंपस फिर जोर जोर से कांपने लगता है। अचानक कांच का एक टुकड़ा उड़कर बैंगुल की आंख के पास लग जाता है। उसी पल उसे हेरयुंग का भूत दिखाई देने लगता है, जो धीरे धीरे उसके सामने आकार ले रहा होता है। अब कहानी 3 साल पीछे चली जाती है। उस समय हेरयुंग और सीवान बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन हेरयुंग सीवान के घर जाती है और पहली बार उसकी माँ से मिलती है, जो एक शमन होती है। उसे देखते ही शमन को उसकी दाहिनी आंख में कुछ अजीब महसूस होता है। वह कहती है कि उसकी आंख में एक कांटा फंसा हुआ है जिसे निकालना जरूरी है। वह लाल बीन्स उसकी आंख पर रखती है और उसे पवित्र पानी से कुल्ला करने को कहती है। हैरानी की बात यह होती है कि रिचुअल के बाद उसकी आंख की लालिमा पूरी तरह गायब हो जाती है। यहीं से हेरयुंग का शमन विद्या पर भरोसा बढ़ने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ सीवान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी माँ और उसके काम से नफरत करती थी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात से लगता था कि लोग उसकी माँ को पागल शमन कहते थे। इसीलिए वह अक्सर घर से भाग जाती और अपने एक छिपे हुए ठिकाने पर जाकर बैठती थी। स्कूल में भी वह अपने परिवार की सच्चाई सबसे छिपा कर रखती थी। जब भी कोई उसके बारे में पूछता, वह बात घुमाकर हेरयुंग पर डाल देती। बार बार ऐसा होने से बाकी स्टूडेंट्स को गलत फहमी हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि शमन की बेटी हेरयुंग है। सीवान सच जानती थी, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी किसी को नहीं रोकती। एक रात इत्तेफाक से हेरयुंग को सीवान की माँ घायल हालत में मिलती है। वह उसकी मदद करती है और उसे घर तक छोड़ कर आती है। वहीं उसकी नजर घर के ऊपर बने एक अजीब कमरे पर पड़ती है, जो रिचुअल की चीजों से भरा हुआ था। जहां दूसरे लोग डर जाते, वहीं हेरयुंग को वहां एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। यह देखकर शमन उसे 2 गुड़ियां देती है और बताती है कि इनके जरिए श्राप कैसे दिया जाता है। वह कहती है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो किसी को भी अपने हिसाब से चलाया जा सकता है, लेकिन यह सब सीवान देख लेती है। वह गुस्से से फट पड़ती है। उसे लगता है कि हेरयुंग उससे दोस्ती सिर्फ उसकी सच्चाई जानने और उसे बेनकाब करने के लिए कर रही थी। हालांकि कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाती हैं। तब सीवान पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि उसे अपनी शराबी और अस्थिर माँ से नफरत है। उसे यह भी नफरत है कि लोग उसे एक पागल औरत की बेटी समझते हैं। इतना ही नहीं, वह यहाँ तक कह देती है कि काश उसकी माँ मर जाए। इसके बदले हेरयुंग भी अपना राज बताती है। उसे अपनी क्लास के एक लड़के गिटे पर क्रश है। सीवान इसे कोई बड़ी बात नहीं मानती। वह कहती है कि उसकी बनाई हुई ऐप में विश डालकर देखो। यही पता चलता है कि सीवान प्रोग्रामिंग क्लब की सदस्य है और कंपटीशन के लिए एक ऐप बना रही है। उसका ऐप लोगों की विशेष पूरी करने के लिए बनाया गया था। उसमें बस नाम, जन्म तिथि लिखनी होती थी और कैमरा के सामने सच्चे दिल से विश बोलनी होती थी। ज्यादा सोचे बिना हेरयुंग टेस्ट यूजर बनने के लिए तैयार हो जाती है। वह कैमरा के सामने विश करती है कि गिटे उससे प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के राज हमेशा छिपा कर रखने का वादा करती हैं। हेरयुंग ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वह ऐप का लोगो भी खुद डिजाइन करती है। लेकिन उसी रात घर लौटते समय सीवान अपनी माँ को एक कन्वीनियंस स्टोर में हंगामा करते हुए देख लेती है। दुकानदार उसे अपशकुन कहकर भगा देता है। ये सब देखकर सीवान बुरी तरह अपमानित महसूस करती है। गुस्से में घर पहुंचते ही वह अटारी में रखी कई मूर्तियां और सामान तोड़ देती है। शमन यह देखकर घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी ने अनजाने में आत्माओं का अपमान कर दिया है। इसीलिए वह तुरंत एक रिचुअल शुरू करती है और आत्माओं से माफी मांगने लगती है। उस घटना के बाद शमन औरत अटारी को पूरी तरह ताबीजों से सील कर देती है। अगले दिन वह सीवान की स्कूल यूनिफॉर्म और उसकी फोटो घर के आंगन में दफना देती है। तभी हेरयुंग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। शमन घबराई हुई हालत में हेरयुंग को एक ताबीज देती है। वह उससे विनती करती है कि किसी तरह यह ताबीज
सीवान के स्कूल बैग में रख दे। उसके मुताबिक यही एक चीज है जो सीवान की जान बचा सकती है। इतना कहते ही वह थक कर वहीं गिर पड़ती है। कुछ देर सोचने के बाद हेरियुंग उस पर भरोसा कर लेती है और चुपके से ताबीज बैग में रखने निकलती है, लेकिन तभी सीवान उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में वह हेरियुंग को थप्पड़ मार देती है और ताबीज को फाड़ कर फेंक देती है। इसके कुछ समय बाद सीवान अपने क्लासमेट्स को उसके बारे में बातें करते सुन लेती है। अब लोगों को शक होने लगा था कि वही उस पागल शमन की बेटी है। गुस्से और डर में वह अपना आपा खो बैठती है। खुद पर से ध्यान हटाने और बदला लेने के लिए वह हेरियुंग का राज सबके सामने खोल देती है। बहुत जल्दी पूरा स्कूल हेरियुंग का मजाक उड़ाने लगता है, यहाँ तक कि गिटे भी सबके सामने उसे बेइज्जत कर देता है। लगातार धोखे, अपमान और अकेलेपन के बाद हेरियुंग के अंदर सिर्फ नफरत बचती है। शमन द्वारा सिखाए गए तरीके से वह 2 गुड़ियां बनाती है, एक सीवान की और दूसरी गिटे की। फिर वह उन पर श्राप डालती है और धागों को अपने खून से रंग देती है। उस रात पूरी तरह टूट चुकी हेरियुंग सीवान की बनाई हुई ऐप खोलती है। कैमरा के सामने खड़े होकर वह विश मांगती है कि जिसने भी उसे दुख दिया है वे सभी मर जाएं। विश पूरी करने के लिए वह खुद को भी रिचुअल का हिस्सा बना देती है। जब गिटे उस वीडियो को देखता है तो वह तुरंत सीवान को कांटेक्ट करता है और ऐप को सर्वर से हटाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों कितनी भी कोशिश कर लें ऐप डिलीट नहीं होती। धीरे धीरे हेरियुंग का श्राप असर दिखाने लगता है। गिटे और सीवान दोनों अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और एक एक करके मर जाते हैं। इस तरह हेरियुंग की विश सच हो जाती है और एक साधारण सी ऐप एक खतरनाक श्राप फैलाने का जरिया बन जाती है। अब बदले की आग में जलती आत्मा पूरे स्कूल में भटकने लगती है और हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वर्तमान में लौटकर सिया और हाजुन सर्वर से सारे विश वीडियोस कॉपी कर लेते हैं। वहां से निकलते समय उनकी मुलाकात नारी से हो जाती है। स्थिति अचानक बिगड़ जाती है, लेकिन समय रहते हाजुन एक जानलेवा हमला रोक देता है। सिया नारी को समझाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि नारी कोई और गलती न करे। तभी बैंगुल वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि नारी पर बुरी आत्मा का असर है। वह अपने रिचुअल टूल का इस्तेमाल करके उस आत्मा को कुछ समय के लिए दूर भगा देता है। इसके बाद चारों हॉस्पिटल जाते हैं ताकि अपने घावों का इलाज करवा सकें। वहीं बैंगुल हाजुन को एक अच्छी खबर देता है। आंख में लगी चोट के बाद अब उसे आत्माएं दिखाई देने लगी हैं। उसे भरोसा है कि एक दिन वह हैट्सल को भी उस घर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लेगा। हाजुन ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम उस फोन को ढूंढना है जिसमें श्राप की असली ताकत मौजूद है। सभी विश वीडियोस को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि सबसे पहला वीडियो हेरियुंग ने अपलोड किया था। वीडियो देखने के बाद सिया को पूरा यकीन हो जाता है कि उसी वीडियो में इस्तेमाल हुआ फोन असली श्राप वाला फोन है। हाजुन तुरंत लोकेशन डेटा निकालता है। उससे पता चलता है कि वीडियो एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में रिकॉर्ड किया गया था। जब हैट्सल ये सुनती है तो वह तुरंत उन्हें एक खास जगह ढूंढने के लिए कहती है। वह वही जगह है जो 2 लड़कियों की फोटो के बैकग्राउंड में दिखाई देती थी। वहां एक रेनबो पैटर्न वाली खिड़की थी। हैट्सल यह भी कहती है कि फोन को सिर्फ सिया ही उठा सकती है। उसकी कलाई में बंधे धागे की वजह से उस पर श्राप का असर नहीं होगा। लेकिन जब वे लोग इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहे होते हैं तब नारी उनसे पहले वहां पहुंच जाती है। उसी दौरान सच्चाई सामने आती है कि मरने से पहले सीवान ने आखिरी विश यही मांगी थी कि यह श्राप हमेशा चलता रहे। यही असली वजह है कि आज तक यह सब खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक कंपास जोर जोर से कांपने लगता है। नेविगेशन भी काम करना बंद कर देता है। अचानक लोहे की सरियों से भरा एक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है और उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। किस्मत से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं होता, लेकिन बैंगुल समझ जाता है कि सीवान की आत्मा का असली निशाना सिया है, क्योंकि सिर्फ वही इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सबसे मुश्किल पल में बैंगुल खुद आगे आ जाता है और जानलेवा हमला अपने ऊपर ले लेता है। वह जियानवू को कंपास और चाकू सौंप देता है। फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सिया की रक्षा करना और उसे फोन तक पहुंचाना। समय बहुत कम था, इसलिए हाजुन बैंगुल को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ सिया और जियानवू रेनबो विंडो की तलाश में अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। काफी देर खोजने के बाद उन्हें आखिर वह कमरा मिल जाता है। वही पुरानी सीक्रेट प्लेस जहां सालों पहले दोनों लड़कियां आया करती थीं, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता टूट चुका था। बिना समय गंवाए सिया अपनी लॉन्ग जंप की ताकत का इस्तेमाल करती है और एक ही छलांग में दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वह जियानवू से वहीं रुकने को कहती है और अकेले अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही उसे वह लाल फोन मिल जाता है जिसकी वे इतने समय से तलाश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने जाती है नारी अचानक उसके सामने आ जाती है। अब नारी पूरी तरह बुरी आत्मा के कब्जे में थी। उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर सिया को मारना। यह देखकर जियानवू भी चुप नहीं बैठता। सिया से सीखी हुई जंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह भी हिम्मत जुटाकर दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। उसी समय कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। तभी जियानवू को सच्चाई समझ आती है। उसके सामने खड़ी लड़की नारी नहीं बल्कि वही बुरी आत्मा है। वह बिना देर किए चाकू निकालता
आता है और उस पर हमला कर देता है। मौका मिलते ही सिया लाल फोन अपने हाथ में ले लेती है। उसे लगता है कि नारी वापस सामान्य हो गई है, इसलिए वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है ताकि उसे भी अपने साथ बाहर ले जा सके। लेकिन अगले ही पल नारी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी कलाई में बंधा सुरक्षा ब्रेसलेट तोड़ देती है। तभी पता चलता है कि यह सब आत्मा का छल था। अचानक सिया का शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगता है। उसी समय हेडसाल का कॉल आता है। वह जियान वू से कहती है कि सिया को तुरंत उसके पास लेकर आए, लेकिन सिया उसे रोक देती है। वह कहती है कि फोन पर बात करने वाली असली हेडसाल नहीं है। जब तक जियान वू समझ पाता, सिया की चेतना फिर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वह खुद को अपने दोस्तों के बीच सुरक्षित पाती है। सभी उसे बताते हैं कि लाल फोन नष्ट हो चुका है और अब सब खत्म हो गया है। जब सिया देखती है कि गियर गो ऐप और काउंटडाउन दोनों गायब हैं, तो वह थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन क्लास में वापस जाते समय उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। स्कूल की सफाई जो पहले अधूरी थी अब अचानक पूरी हो चुकी थी। उसका मन घबराने लगता है। वह खिड़की खोलकर बाहर देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत है। पूरी जगह फिर से बदल चुकी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह दोबारा उसी श्राप वाली दुनिया में फंस चुकी थी जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। उधर असली दुनिया में जियान वू कंपास की मदद से जांच करता है और आखिर उसे पता चल जाता है कि अब सिया पूरी तरह उस बुरी आत्मा के नियंत्रण में जा चुकी है। जियान वू तुरंत हेडसल के बताए हुए पते की तरफ निकल पड़ता है और सिया को अपने साथ ले जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है और रास्ते में वह दिशा भटक जाता है। एक पल तो ऐसा आता है कि वह लगभग खाई में गिरने ही वाला होता है। तभी वह दुष्ट आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सिया का बचना नामुमकिन है। लेकिन जियान वू हार मानने वालों में से नहीं था। उसी समय दूर कहीं हेडसल एक स्काई लालटेन जलाती है। उसकी रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाने लगती है। जियान वू पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है और सिया से वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वह उस रोशनी का पीछा करते हुए हेडसाल के घर पहुंच जाता है। हेडसाल तुरंत घास की रस्सी से सिया के हाथ बांध देती है। ऐसा करते ही उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। अगले ही पल हेडसाल एक तीर चलाती है जो सीधे फोन में जा लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि फोन टूटने के बाद भी सिया होश में नहीं आती। इससे साफ हो जाता है कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर दूसरी दुनिया में वह दुष्ट आत्मा सिया को कसकर पकड़े हुए होती है और उसकी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक एक तीर आकर आत्मा को पीछे धकेल देता है। हेडसाल वहां पहुंच चुकी होती है। वह तुरंत सिया को पकड़ती है और उसे लेकर वहां से निकल जाती है। हेडसाल जानती है कि अगर वे उस जगह ज्यादा देर रुके तो कोई और भी ज्यादा खतरनाक चीज जाग सकती है। इसी बीच जब हेडसाल अगली रस्म शुरू करने के लिए अगरबत्ती जलाने वाली होती है, तभी हेर युंग की आत्मा उनके सामने दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं बल्कि बिल्कुल सामान्य होता है। हेडसाल तुरंत समझ जाती है कि हेर युंग का फोन टूटने से उसका श्राप खत्म हो चुका है। फिर हेर युंग मल्टीमीडिया रूम की तरफ इशारा करती है जैसे वह कोई जरूरी सुराग देना चाहती हो। तभी सिया को एक बड़ी सच्चाई समझ आती है। असली श्राप हेर युंग ने नहीं बल्कि सिवान ने बनाया था। इसका मतलब हेर युंग का फोन नहीं बल्कि सिवान का फोन ही इस पूरे श्राप की जड़ है। हेडसाल तुरंत एक नया प्लान बनाती है। वह कहती है कि सिया उस फोन को ढूंढेगी जबकि वह खुद एक पुतले की मदद से हेर युंग का रूप धारण करके सिवान का ध्यान भटकाएगी। सिया मास्क पहनती है और चुपचाप मल्टीमीडिया रूम में घुस जाती है। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक छिपा हुआ कमरा मिल जाता है, लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश कर ले दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक नारी उसके पीछे आ पहुंचती है और बिना चेतावनी हमला कर देती है। इस बार नारी किसी आत्मा के कब्जे में नहीं होती। वह अपने अंदर जमा सारी जलन, गुस्सा और नफरत निकाल रही होती है। वह बताती है कि उसे बहुत पहले से जियान वू पसंद था, लेकिन सिया उससे छिपकर उसके साथ रिश्ता रख रही थी। नारी यहाँ तक कहती है कि अगर ह्योंग वुक बीच में नहीं आता तो उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। नारी की ये बातें सुनकर सिया का भी सब्र टूट जाता है। इस बार वह चुप नहीं रहती। वह जवाबी हमला करती है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में सिया नारी को हरा देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। उधर हेडसल को भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सिवान जल्दी समझ जाती है कि उसके सामने खड़ी लड़की असली हेर युंग नहीं है। उसे अगरबत्ती की खुशबू अलग लगती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। भेद खुलते ही हेडसल तुरंत अपना धनुष निकालकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिवान बहुत चालाक होती है। वह अचानक तीर पकड़ लेती है और उसे हेडसल के हाथ में घोंप देती है। तभी असली हेर युंग वहां दिखाई देती है और सिवान को रुकने के लिए कहती है, लेकिन अब सिवान नफरत में इतनी डूब चुकी होती है कि वह किसी की नहीं सुनती। उसी दौरान सिवान का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है। हेडसल इसी मौके का फायदा उठाती है और एक तीर उसकी तरफ मार देती है। इससे सिवान कुछ समय के लिए वहीं फंस जाती है। दूसरी तरफ सिया आखिरकार उस गुप्त कमरे के अंदर पहुंच जाती है और वहां उसे सिवान का असली फोन मिल जाता है। वह तुरंत फोन उठाकर हेडसल के पास दौड़ती है। हेडसल फोन को
तीर से नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो चुकी होती है और उसका निशाना चूक जाता है। तभी सिया आगे बढ़ती है, वह तीर उठाती है और आखिरी पल में पूरी ताकत से फोन को तोड़ देती है। फोन टूटते ही सब कुछ बदल जाता है, श्राप खत्म होने लगता है और कुछ ही देर बाद सिया असली दुनिया में वापस आंखें खोल देती है। कुछ समय बाद सिया और दोनों लड़के मिलकर ह्योंग वुक को श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी तरफ ऊपर वाले की कृपा से बैंग वूल भी बच जाता है और उसकी जान खतरे से बाहर हो जाती है। बाद में सिया जियानवू से कहती है कि उसे अफसोस है कि वह नारी को अपने साथ वापस नहीं ला पाई। जियानवू उसे समझाता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर वह उसे ऐप को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसी समय सुसान नाम का रहस्यमयी यूजर जिसने कभी ह्योंग वुक से संपर्क किया था, चुपके से स्कूल में घुस जाता है। वहाँ उसे नारी का फोन मिल जाता है। वह फोन उठाता है, विश वाला ऐप खोलता है और एक बार फिर उस भयानक श्राप को दुनिया में वापस लाने की कोशिश करता है। और यहीं पर इस खतरनाक कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी पूरी तरह सुखद अंत पर खत्म नहीं होती। आखिरी पल में सुसान का नारी का फोन ढूंढ लेना एक बड़ा संकेत देता है कि यह श्राप शायद अभी हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में कोई और इस खतरनाक विश ऐप का इस्तेमाल करे और फिर से एक नई तबाही शुरू हो जाए। यानी फिलहाल तो सिया और उसके दोस्तों की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इस श्राप की कहानी शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों, यही थी इफ विशेस कुड किल सीरीज की डरावनी, रहस्यमयी और इमोशनल कहानी। दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही नई और कमाल की मूवीज, वेब सीरीज और कोरियन ड्रामास की आसान और मजेदार एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली शानदार एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक कमेंट जरूर करें, आपके एक कमेंट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।